रुक करेंगे। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तीनों कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, किसानों के जीवन में बदलाव आने वाला है, केंद्रीय मंत्री ने कहा, और साथ ही विपक्ष लगातार कर रहा है बिल का विरोध। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तीनों कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश हुए हैं और इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के जीवन में बदलाव आने वाला है। विपक्ष लगातार हालांकि बिल का विरोध भी कर रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी, ये बिल किसानों आत्मा पर हमला है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ एक वोट बैंक है, ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो तीनों कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश हो गए हैं और किसानों के जीवन में बदलाव आने वाला है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा इस दौरान जब बिल पेश किया गया, और विपक्ष लगातार हालांकि इस बिल का विरोध कर रहा है। और ये बिल किसानों की आत्मा पर हमला है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो तीनों बिलों को लेकर किस तरीके से जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये जो तीन बिल है क्या है। एमएसपी गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, और हर फसल के सीजन से पहले सरकार सीएसीपी की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। ये एक तरह से कीमतों के गिरने पर बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। और वहीं एमएसपी ग्रांटेड मूल्य है, यानी कि किसानों का ये सीधे तौर पर कहना है, विपक्ष भी ये कह रहा है कि अगर ये तीनों बिल आते हैं तो एमएसपी सीधे तौर पर हटा दी जाएगी। लेकिन ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी भी तरह का भ्रम किसानों में ना हो, झूठ बोलने वाले से सतर्क रहे किसान। किसानों को पीएम का ये आश्वासन भी हमने देखा था, फसल बेचने की आजादी ऐतिहासिक कदम है, तो देश में कहीं भी किसी को भी फसल बेच पाएंगे किसान। और विरोध करने वाले बिचौलिए के साथी हैं, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान आश्वासन दिया था, किसी भी तरह के भ्रम में ना पड़े किसान, ये भी उन्होंने कहा था, झूठ बोलने वाले से सतर्क रहें किसान। तो किसानों को पीएम का आश्वासन, फसल बेचने की आजादी ऐतिहासिक कदम है और किसानों को इससे फायदा मिलेगा। देश में कहीं भी किसी को भी फसल बेच पाएंगे किसान। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, विरोध करने वाले बिचौलियों के साथी हैं। तो रिफॉर्म विरोधियों की आशंका, कभी भी किसी को भी फसल बेचने की छूट। एपीएमसी एक्ट के तहत बाजारों पर संकट, वहीं पैन कार्ड वाला कोई भी उपज खरीद सकेगा। ये रिफॉर्म विरोधियों की आशंका है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, मिलर, रिटेलर, होलसेलर, तो एपीएमसी के आड़तियों के कारोबार को चुनौती। तो नई संरचना में मार्केटिंग की फीसद जो है वो खत्म होगी, और साथ ही एपीएमसी में अभी भी 8.5% तक मार्केटिंग फीस है। तो नए सिस्टम में एडीएमए के पास जाएगा ये पूरा विवाद। वही किसानों के सिविल कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। वही बाद में एमएसपी की व्यवस्था कम हो जाएगी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, एक राष्ट्र एक कृषि अध्यादेश आखिर क्या है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को फसल बेचने की इजाजत, किसान अपना प्रोडक्ट देश में कहीं भी बेच सकते हैं। किसान इस बदलाव में अपना नुकसान देख रहे हैं। राज्यों का मंडी एक्ट केवल मंडी परिसर तक ही सीमित किया गया है, यानी कि अब कहीं पर भी फसलों की खरीद बिक्री की जा सकेगी। तो किसी भी व्यक्ति या संस्था को फसल बेचने की इजाजत। एक राष्ट्र एक कृषि अध्यादेश आखिर क्या है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एमएसपी तय करने का आधार क्या है, उत्पाद की लागत क्या है, और फसल में लगने वाली चीजों के दाम में कितना बदलाव आया है, ये एमएसपी तय करने का आधार है। कि आखिर कैसे एमएसपी को तय किया जाता है, कि एमएसपी क्या है इसकी, बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख, कि बाजार में मौजूदा क्या स्थिति चल रही है, मांग और आपूर्ति की स्थिति, क्या कुछ मांग है, कितनी आपूर्ति करनी है, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, उसको लेकर एमएसपी तय करने का यह आधार है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियां कैसी है,
चलिए अब इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर जो 3 बिल लाए जा रहे हैं उसको लेकर किसानों में क्या है और साथ ही क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही हमारे संवाददाता जो है वो नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ललित मोहन। सबसे पहले ललित, मैं आपके पास जाना चाहूंगी, राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जा रहा है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लगातार इसको लेकर हंगामा कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम किसानों में भी कहीं ना कहीं वो रोष, वो गुस्सा देख पा रहे हैं। किसानों को लगता है कि इस बिल से उनका नुकसान है, फायदा नहीं। फिलहाल क्या स्थिति? इस टाइम किसानों के लिए उठाया था, जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही थी उसको लेकर, तो वो कहीं ना कहीं दर्द झलकता था। ये बिल लाना बहुत जरूरी भी था कि ताकि किसानों को राहत मिले। अभी हम किसानों की बात करते हैं तो जो किसानों के नेता हैं और या जो किसान हैं उनका सीधा ये कहना है कि जो जिस तरीके से मंडियों में पहले अनाज को बेचा करते थे, कहीं ना कहीं इस तरीके की एक नीति आना अच्छी बात है कि एक मूल्य हो जाएगा पूरे राष्ट्र के अंदर। कहीं पे भी कोई भी उस मूल्य के नीचे जो है अनाज को नहीं खरीद सकता। किसानों के पास समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसको चिंता खा जाती है कि उसका अनाज जो है कहाँ जाएगा और किस भाव में जाएगा, कौन सी मंडी पे वो जा सकता है, क्योंकि उसके पास जगह नहीं होती, वो स्टोरेज नहीं कर सकता है उस फसल को। अगर स्टोर करता तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे कि अभी अगर महाराष्ट्र में भी जो स्टोर किया था किसानों ने, टमाटर भी किया था, आलू भी किया था, तो कितना नुकसान हुआ। एक तरफ किसानों का नुकसान हुआ और बाजारों में जो है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली गई। तो इस अगर हम ये कहते हैं कि इस अध्यादेश से जो भी ये बिल लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक ठोस कदम जरूर उठाया होगा, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं आज भी इस चीज का जिस तरीके से पहले विरोध करता रहा है, बराबर विरोध कर रहा है। हालांकि चंद ही किसान ऐसे हैं जो इसका बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। राजेश जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, तीनों कृषि विधेयक जो है वो पेश किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार का ये कहना है कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको वाकई लगता है कि अगर ये तीनों विधेयक यानी कि तीनों बिल पास हो जाते हैं तो इससे किसान को फायदा मिलेगा? मैं एक बार बार हम कह रहे हैं जी, ये बिल लेकर आ रहे हैं तो एमएसपी है, सरकार ये एमएसपी होगी, तो ये कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगी आगे देश में अब एमएसपी को लीगलाइज करके इसके कंपनी देश में खरीद नहीं होगी, वो चाहे मंडी में हो या मंडी के बाहर हो। तो ये क्यों नहीं इसको करते? इसको लीगलाइज इनको करना पड़ेगा। मंडी में जब टैक्स लगेगा और मंडी के बाद बगैर टैक्स की खरीद होगी तो मंडियां कितने साल में खत्म हो जाएगी? कोई इतना बेवकूफ आदमी है कि वो मंडी में आकर बेचेगा, टैक्स देगा? ये जो व्यापारी है 2 साल तक बहुत लुभावने सपने दिखाएंगे, उसके खेत से उसके गांव से वहां से खरीद लेंगे। 30 और 40 साल पहले गांवों में ये व्यवस्था थी। और जो ये कह रहे हैं ना कि एक देश और एक बाजार जी कृषि का, ये कृषि को पहले भी बेचने की देश में कहीं पाबंदी भी थी। किसान अपना माल पूरे देश में कहीं पे भी बेच सकता था। उत्तर प्रदेश से अगर हम लखनऊ तक की बात करें तो 500 किलोमीटर तक का माल कनक और जो धान है वो हरियाणा की मंडी में हमारा जाता था जी। तो पहले भी जाता था। अगर हरियाणा की मंडियां खत्म होगी तो पूरा प्रदेश बर्बाद होगा। और जितने हरियाणा से लगते हैं डिस्ट्रिक्ट से वो पूरा माल अपना हरियाणा में भेजते थे। तो क्या आज इस तरह की व्यवस्था होगी? क्या एमएसपी कोई गारंटी देगा कि एमएसपी से रिश्ते पर खरीद नहीं होगी? लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो किसान की शंकाएं हैं वो उसको लेकर लगातार इस चीज को क्लियर भी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर एमएसपी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और साथ ही किसानों को इससे फायदा होगा। जो बिचौलिए थे, जो लाभ उठाते थे, वो लाभ अब नहीं उठा पाएंगे, वो लाभ सीधा किसानों को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं उठाएंगे लाभ, हमें भी चाहते हैं कि लाभ उठाए, लेकिन ये तो एक गारंटी दे देना कि किसान का जो एमएसपी है, जो गेहूं है जी या कोई भी चीज है जो 24-25 फसलें है वो उसके नीचे नहीं बिकेगी। ये कहने में क्या दिक्कत है इनको? भाई वो व्यापारी भी जो लाभ देना चाहता है वो कम रेट पर खरीद नहीं करेगा। जब ये कानून बन जाएगा वो सस्ते रेट में खरीदेगा
और आज भी गेहूं का रेट 16 रुपया किलो यहाँ पर खरीद हो रही है। सरकार का रेट है 19 रुपया 25 पैसे केजी और खरीद हो रही है आज 15-16 रुपया केजी। अगर ये कानून बन जाएगा, लीगल उसमें रिफॉर्म में आ जाएगा, तो ये देश भी बचेगा, ये किसान भी बचेगा। देखो ये सुनने को कोई तैयार नहीं है अभी। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी जी। वो 2 साल बाद में इन्होंने क्यों वापसी ली? पहले साल उसमें से हमने गन्ने को वापसी करवाया, गन्ना उससे बाहर निकलवाया फसल बीमा योजना से। उसके बाद में फिर सरकार से बातचीत करी और फिर उन्होंने 2-3 साल बाद में पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वापसी लेना पड़ा इन्होंने। ये भी आज ले लें, आगे नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी पूर्ण रूप से हाउस में ये इसको पास करेंगे, मेजोरिटी इनके पास में है। लेकिन 2 साल बाद में जब मंडियां बर्बाद होगी, किसान इसके विरोध में होगा और सस्ते बिल्कुल राजेश जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है, लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। किसान लगातार इस बिल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। फेंका है और आपका भी जल्द ही समय आ गया, आपको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा से किसान विरोधी रहे हो, मजदूर विरोधी रहे हो, छात्र विरोधी रहे हो। आपने जब कभी भी कोई भी काम किया है, कभी भी किसानों के हित का नहीं किया। आज आप एमएसपी की बात कर रहे हो, किसानों के बिल की बात कर रहे हो, उसमें तो किसी चीज का किसी भी किसान को कोई फायदा नहीं है। इसमें से आप आड़तियों को निकाल के, उन कमीशन एजेंट्स को निकाल के आप उन लोगों को हमारे सिर पे बिठा रहे हो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के घराने हैं, वो अपने अपने क्लस्टर चलाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और किसानों को फिर से दबाने की कोशिश करेंगी। ये वो बिल हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रियों, अमेरिका जैसी कंट्रियों में भी कामयाब नहीं हो पाए, और आज यहाँ पर हिंदुस्तान में कैसे हो जाएंगे? बिहार में 2006 में लागू किया, वहां पर फेल हो गया, और आप कैसे चाहते हो कि फेल हुआ बिल पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दो? आपको तभी शर्म आ जानी चाहिए थी। आपके इतनी समझौता गठबंधन वाली पार्टी, वो पार्टी जब आपका साथ छोड़ के चली गई, आपको तब भी बिल पास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता था कि अगर घर के आदमी से गलत बोल रहे हैं तो किसी ना किसी पद पे ये चीज गलत जरूर होगी। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर विरोध किया जा रहा है इस बिल को लेकर, और विपक्ष लगातार बिल का विरोध कर रहा है। और साथ ही हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। राकेश जी, इस बिल का लगातार जो विरोध है वो हो रहा है, लेकिन आपने जैसे कि अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो किसान है उनका इस बिल के आने के बाद नुकसान होगा, लेकिन सरकार का सीधे तौर पर ये कहना है कि कम्युनिकेशन की कमी रह गई है, शायद हम किसानों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाए हैं, कोविड-19 था, इसलिए किसानों को अब समझने की जरूरत है कि इससे किसानों का फायदा होगा, नुकसान नहीं। राज्यसभा में बिल पेश हो रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि आने वाला जो समय होगा वो किसानों के लिए अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही है तो यानी कि वोट बैंक की राजनीति है। देखो, कांग्रेस का या दूसरी पार्टी क्या कह रही है उससे हमारा वो नहीं है। मैं इनको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इनको सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना चाहिए था। एक दिन का हाउस ये बुलवा, उसमें सब लोग होते। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल यहाँ पे पास हुआ, भूमि अधिग्रहण पास हुआ तो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, और जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी वो सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी। तो वो जो बिल पास हुआ था वो सारी पार्टी की सहमति से, सभी किसान संगठनों की सहमति से। अगर उसमें कोई त्रुटि थी तो उसको समाधान करा गया था। जब ये नहीं बुझेंगे किसी से उसमें क्या नफा क्या नुकसान होगा, और एक तरफ अगर बिल पास होगा और दिल्ली की चमकीली कोठरी में बैठ के पास होगा, ग्राउंड रिपोर्ट ये नहीं लेंगे तो उसका नुकसान होगा। जैसे 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, देश में गेहूं बाहर से हम लेकर आ रहे थे, और उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया, पंजाब से हमारे अजमेर सिंह लाखोवाल जो मंडी बोर्ड के चेयरमैन थे वहां के, उनको बुलवाया, और संगठन के लोगों से बातचीत प्रधानमंत्री जी ने करी। उनका एक सवाल था कि देश में गेहूं की कमी है, आप बड़े फार्मर्स लीडर हो, हमको किस तरह से हमारा देश का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिए, आज 13 साल बाद में भी देश में गेहूं की कमी नहीं है। अगर ये नहीं पूछ जाएंगे तो नुकसान होगा देश के किसानों को। ये पूछ लें, सलाह ले लें, जो हम लोग खेती करते हैं, गाँव में रहते हैं, उसका क्या नफा नुकसान होगा, उसकी जानकारी नहीं अगर इनको है तो इनको ले लेनी चाहिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों इन्होंने वापसी ले ली? क्यों फिर कोई अरे ठगी फ्रेंड इन्होंने में तो करे? हूँ, पसीने पसीना हो गया हूँ। राकेश जी, यानी कि आपको सीधे तौर पर लगता है कि इसको बिल और कानून बनाने से पहले सरकार को कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आखिर किसान क्या चाहता है, किसान से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता थी। बिल्कुल है। देखो है क्या कि देश में 18 जो मिनिस्ट्री है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं। उसमें विदेश मंत्रालय भी है, रेल मंत्रालय भी है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये जितनी भी मिनिस्ट्री है ये एग्रीकल्चर को देखती है। अगर देश में दालों की कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने बाहर से मंगा ली। ये नहीं जानकारी करी कि हमें दालों की यहाँ पे क्यों कमी हुई और वो कैसे पूर्ति होगी। जब तक ये 18 मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक जगह नहीं बैठेंगी, जो कंसल्ट मिनिस्ट्री है, जब तक किसानों के भाग्य का फैसला हो ही नहीं सकता। ये एक जगह बैठती नहीं। हर मिनिस्ट्री आप अपने उसमें है कि विदेश मंत्रालय के भाई किसी चीज की कमी होगी तो विदेश से मंगवा लो। भाई हमारी फसल कब आएगी, हमें यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे हमारा बढ़ेगा, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे संवाददाता ललित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, या फिर हम कहें कि राकेश जी का भी सीधे तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं किसानों से पहले कम्युनिकेट करने की जरूरत थी, जमीनी स्तर पर हकीकत जानने की जरूरत है कि आखिर किसान वर्ग क्या चाहता है। लेकिन इसी कड़ी में बिल और कानून बनाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर सीधे तौर पर किसानों को क्या वाकई दरकिनार किया गया था? जब अब इस बिल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं जी। और जिस तरीके से अभी राकेश जी यहाँ ये कह रहे थे कि कई किसानों का इसमें कहीं पे भी हित नजर नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब ये बिल लाया जा रहा है, क्या जो किसान नेता हैं उनको इस बिल के बारे में क्या जानकारी है कि किस तरीके से इस बिल को लाया जा रहा है? क्या सरकार क्या किसान विरोधी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी किसानों के लिए तमाम योजनाएं आई हैं और कहीं ना कहीं किसानों का दर्द हमारे देश के जो पीएम है वो शुरू से इस चीज को कह रहे हैं कि हमारे जो देश की रीढ़ की हड्डी है हमें उसको मजबूत करना है। तो इस बिल को जो है लाया गया है। इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि जैसे अब किसान अगर बाई चांस, जिस तरीके से किसानों से हमारी बातचीत हुई तो मिले जुला उनका भी असर था। उनका सीधा ये कहना था कि अगर एक जो भी संस्था है वो इस उनके अनाज को लेती है, खरीदती है, एक मूल्य अगर तय होता है तो ये अच्छी बात है कि एक मूल्य तय हो गया, पूरे देश के अंदर एक मूल्य तय हो जाएगा। और दूसरा, अगर उस मूल्य से नीचे कहीं वो लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज भी हो सकते हैं, कहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिससे किसान को ये भी रहेगा कि हमारा जो अनाज है वो चाहे हम उत्तर प्रदेश में बेचें, चाहे वो राजस्थान में बेचें, चाहे वो हरियाणा में बेचें, हमें एक ही मूल्य में मिलना है। तो उसे ज़्यादा दूर नहीं भागना पड़ेगा। नहीं तो पहले क्या किस तरीके से कि मंडियों के अंदर अनाज के लिए लोग खड़े रहते थे, किसानों का अनाज वहां पर खराब होता था कई बार मंडियों के अंदर। और मंडियों की जो चैन हुआ करती थी वो एक चैन बहुत लंबी चैन होती थी, जिसमें किसान के हाथ में भी जो था वो एक चंद पैसा आता था। जो उसकी फसल होती थी, जो उसकी मेहनत होती थी, उसको पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं इस बिल को लाने की एक जरूरत भी थी। जो सरकार ने इसका मंथन भी किया होगा ये देख कर कि कहीं ना कहीं जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन किसानों के बराबर चल रहे थे, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, नोएडा की हम बात करते हैं। हालांकि नोएडा में यहाँ जो किसान हैं उनको मुआवजे से ज्यादा मतलब होता है, उनको फसलों से लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ एक 5% और जो मुआवजा है बढ़ते मुआवजे को लेकर बातचीत। बिल्कुल ललित और राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, चूंकि लगातार इसका जो विरोध है वो भी किया जा रहा है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष भी जो है इस बिल के खिलाफ है, किसान भी इस बिल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इस बिल से किसानों को फायदा मिलने वाला है या फिर नुकसान? चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन